नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई केंद्र सरकार को फटकार। महाअभियान से पहले पीएम मोदी के मंथन की, बताएंगे कि नीतीश ने कैसे किया बीजेपी के आगे सरेंडर, जानेंगे कि राजस्थान बीजेपी में क्यों मचा है घमासान, और बुलेटिन के आखिर में बात, क्या सरकार कर रही है अमीरों पर टैक्स लगाने की तैयारी। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस बार पेपरलेस होगा देश का बजट की प्रतियां नहीं छपवाएगी सरकार। संक्रमण के चलते सरकार ने लिया फैसला। संसद सत्र से पहले सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी। विपक्षी नेताओं से की बात, कृषि कानून पर संसद में सरकार को घेरेगी कांग्रेस। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के लिए ग्रेटर नोएडा से सर्वेक्षण शुरू। अगले 3-4 महीने में इस परियोजना के ट्रैक का अलाइनमेंट तय किया जाएगा। 800 किलोमीटर मुख्य गलियारा अयोध्या से भी जुड़ेगा। हनुमा विहारी और रविचंद्र अश्विन की शानदार बल्लेबाजी से ड्रॉ हुआ सिडनी टेस्ट। अंतिम दिन दोनों ने की 40 से ज्यादा ओवर की बल्लेबाजी। दूसरी पारी में भारत ने 5 विकेट पर बनाए 334 रन। और बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 486 अंकों की बढ़त के साथ 49,269 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 137 अंकों की बढ़त के साथ 14,484 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानूनों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुबह से ही कोर्ट पर सभी की नजरें टिकी थीं। कोर्ट क्या फैसला लेगा, और आज कोर्ट ने इस मामले में सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि कानून पर रोक कौन लगाएगा। तो कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि कानून पर क्या सरकार रोक लगा सकती है या फिर हम कोई आदेश दें। संकेत साफ था कि सुप्रीम कोर्ट कानून पर रोक लगाने की तैयारी में है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने ये तो साफ कर दिया कि वो कानून को रद्द नहीं कर रहे और न ही अन्नदाताओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक लगा रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है और इसे रोका नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं हैं। हमें नहीं पता कि आपने कानून पास करने से पहले क्या किया, लेकिन हमारी चिंता मौजूदा ग्राउंड स्थिति को लेकर है जो अन्नदाताओं के प्रदर्शन के कारण हुआ है। पिछली सुनवाई में भी बातचीत के बारे में कहा गया क्या हो रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे पास ऐसी एक भी दलील नहीं आई जिसमें इस कानून की तारीफ हुई हो। हमें पता नहीं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं। कोर्ट में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अन्नदाता 26 जनवरी को राजपथ पर परेड का ऐलान कर रहे हैं। वो राजपथ की परेड में व्यवधान डालना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल की बात का जवाब देते हुए अन्नदाताओं के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, किसान राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालेंगे। अन्नदाताओं की ओर से मैं ये बात कह रहा हूँ, 26 जनवरी को राजपथ पर कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा। दवे के जवाब के बाद कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं इस समस्या के समाधान के लिए कमेटी बने और कमेटी में अन्नदाता अपनी जो समस्या हो उसे रखें। अन्नदाता कमेटी के फैसले तक यदि आंदोलन जारी रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए सड़क खाली करनी होगी। वो किसी दूसरी जगह पर प्रदर्शन चालू रख सकते हैं जहां लोगों को परेशानी ना हो। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा रहे। अब कोर्ट इस पर जल्द ही कोई फैसला सुना सकता है, लेकिन ये तय है कि कृषि कानून पर रोक लग रही है। कृषि कानून पर रोक लगना अब तय माना जा रहा है, लेकिन अन्नदाताओं का कृषि कानून के खिलाफ चल रहा अभियान अभी बंद नहीं होगा। वैसे 16 जनवरी से देश में एक और बड़ा अभियान शुरू होने वाला है, वैक्सीनेशन का। इसे लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। तो बैठक में क्या बनी रणनीति और क्या कहा पीएम ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज पीएम मोदी ने इसे लेकर रोड मैप सामने रख दिया। पीएम ने कहा कि देश में 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी जा चुकी है और 4 वैक्सीनें अपने ट्रायल के अंतिम चरण में हैं। कुछ ही महीने में ये वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं, जो हमारी ताकत हैं, क्योंकि यदि हम स्वदेशी वैक्सीन तैयार नहीं कर पाते तो हमें विदेश से महंगे दामों पर वैक्सीन खरीदनी पड़ती। लेकिन आज हमारी वैक्सीन तैयार है और ये दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है। पीएम ने कहा कि दुनिया की नजरें हमारे ऊपर हैं, सिर्फ हमारी वैक्सीन पर ही नहीं बल्कि भारत के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम पर भी, क्योंकि 16 जनवरी से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। शुरुआत में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होगा।
कुछ ही महीनों में हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि उसका वैक्सीन को लेकर सरकार से समझौता हो गया है, जिसमें एक डोज की कीमत 200 रुपए तय की गई है। हम वैक्सीन की सप्लाई भी शुरू कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई। अलबत्ता ये जरूर हो गया है कि इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी के दबाव में रहना होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी ऐसा बयान दिया है, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। तो क्या कहा है आरसीपी सिंह ने, देखिए ये रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के विधायक तोड़े तो जेडीयू का गुस्सा बीजेपी के प्रति दिखा। बीजेपी लगातार जेडीयू के प्रति नरम रुख दिखाती रही, क्योंकि उसे नीतीश के महागठबंधन के खेमे में जाने की चिंता सता रही थी। लेकिन जैसे ही ये साफ हुआ कि जेडीयू एनडीए में ही रहेगी, बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश पर दबाव बढ़ा दिया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अब ये साफ हो गया है कि इसमें नीतीश कुमार की नहीं चलेगी। नीतीश को बीजेपी के हिसाब से ही फैसले लेने पड़ेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में 50-50 का फॉर्मूला भी नहीं चलेगा। यानी जेडीयू चाहती थी कि मंत्रिमंडल में बीजेपी और जेडीयू के बराबर विधायकों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन अब ये होता नहीं दिख रहा है। नीतीश के मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा रहेगी। ये अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के बयान से भी देखने लगा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल में 50-50 नहीं होगा और सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के समय ही ये साफ हो गया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने विभागों का जो बंटवारा किया है उसमें बीजेपी के हिस्से में 21 और जेडीयू के हिस्से में 20 विभाग आए हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में इस समय 13 मंत्री हैं, जिसमें से बीजेपी के 7, जेडीयू के 4, हम और वीआईपी का एक मंत्री है। मंत्रिमंडल में अभी 22 सीटें खाली हैं और उम्मीद है कि इसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच 12 और 10 का बंटवारा हो सकता है। नीतीश कुमार जहां बीजेपी के सामने सरेंडर करने को तैयार हैं, तो वहीं राजस्थान में बीजेपी सरेंडर करती दिख रही है। पार्टी यहां 2 हिस्सों में बंटती दिख रही है। हालात ये हैं कि केंद्रीय नेतृत्व भी कोई फैसला नहीं ले पा रहा। तो क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से भले ही वसुंधरा राजे खामोश बैठी हैं, लेकिन अंदर खाने गुटबाजी इस कदर चल रही है कि बीजेपी 2 धड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ वसुंधरा को तवज्जो दिए जाने की मांग है, तो दूसरी तरफ और नेताओं को सम्मान दिए जाने की आवाज है। इस दरार की वजह से बीजेपी में ही अलग अलग मोर्चे बनते दिख रहे हैं। टीम वसुंधरा के बाद अब सोशल मीडिया में टीम सतीश पूनिया का पत्र भी वायरल हो रहा है। इस वायरल पत्र में जुगल किशोर शर्मा को इस मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बताया गया है। वायरल पत्र में प्रदेश प्रभारी, सचिव, मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष के पदों की नियुक्तियां भी दर्शाई गई हैं। नियुक्ति पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की फोटो लगी है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे सोशल मीडिया की शरारत बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने मामले की जांच कराने के साथ ही कानूनी राय लेने की बात भी कही है। दूसरी तरफ बीजेपी में मचे इस बवाल पर अब कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान में बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस पार्टी में बंटवारे तक की नौबत आ गई है। अब जब मौका मिला है तो भला कांग्रेस बीजेपी को घेरने से कैसे पीछे हट सकती है। वैसे कांग्रेस के हाथ ये मौका तब से लगा है जब से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों ने जिलेवार कार्यकारिणी घोषित करके उन्हें 2023 में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के बाद अब बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी सिर उठाना शुरू कर दिया है, जिससे बीजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। राजस्थान में बीजेपी के अंदर दरार साफ साफ दिख रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। यहां चुनावों में अभी 4 महीने हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति पर पानी फिरता दिख रहा है। तो क्यों बीजेपी की रणनीति कामयाब होती नहीं दिख रही, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीति जमीन पर उतरने से पहले ही फेल होती दिख रही है। बीजेपी के हर दांव की काट ममता बनर्जी निकालने की कोशिश में है, चाहे मामला धर्म की राजनीति का हो या फिर विकास या अन्नदाताओं का मुद्दा हो। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती राज्य में ममता की लोकप्रियता को लेकर है। ममता की टक्कर का कोई भी नेता बीजेपी के पास नहीं है। ऊपर से ममता ने बंगला अस्मिता का मुद्दा और छेड़ रखा है। ऐसे में बीजेपी भी चाहती है कि वो किसी ऐसे नेता को स्टार प्रचारक बनाए जिसकी लोकप्रियता ममता बनर्जी से कम न हो। और पार्टी लंबे समय से बंगाल में दादा के नाम से मशहूर सौरभ गांगुली को अपने पाले में करने में जुटी थी, क्योंकि दादा लोकप्रियता के मामले में ममता से कम नहीं है। और बात युवाओं की हो तो ममता पर वो भारी पड़ सकते हैं। सौरभ के बीजेपी का दामन थामने की चर्चाएं भी चल रही थीं। दावे तो यहां तक किए जा रहे थे कि बीजेपी की ओर से सौरभ को सीएम पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। बीजेपी नेता भी ये संकेत दे रहे थे कि गांगुली जल्दी ही राजनीति में आ सकते हैं।
सौरभ गांगुली की बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद तो ये साफ हो गया था कि गांगुली कभी भी राजनीति में आने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन बीते दिनों सौरभ गांगुली की तबीयत अचानक खराब हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। गांगुली को अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि गांगुली को लेकर तैयार बीजेपी की पूरी रणनीति ही फेल हो गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि रजनीकांत की तरह सौरभ भी राजनीति में न आने का फैसला सुना दे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति पर पानी फिरता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी तो बीजेपी ने झारखंड सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। बीजेपी विधायक ने झारखंड सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या दावा है बीजेपी विधायक का, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अभी हाल ही में अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है। हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर सत्ताधारी गठबंधन के नेता जहां अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के नेता सरकार के असफल होने के दावे कर रहे हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया कि हेमंत सरकार अब कुछ दिनों की ही मेहमान है। झारखंड में विपक्ष के लोगों द्वारा जनता को ठगकर सरकार बनाई है। सरकार में अपने में ही विवाद हो रहा है, कुछ महीनों के भीतर ही सरकार गिरने वाली है। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार के जाने के बाद हम यहां सरकार बनाएंगे। साथ ही आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार बीजेपी की पिछली उपलब्धियों को भी मिटा रही है। हेमंत सरकार ने 1 साल के दौरान विशेष कोई उपलब्धि नहीं रहने के बाद भी जश्न मनाया, जो हास्यास्पद है। और बुलेटिन के आखिर में बात वैक्सीनेशन के बजट की। जब से देश में महामारी फैली है, तब से ही देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार हो गई है और 16 जनवरी से देश में टीकाकरण शुरू हो रहा है। सरकार अपने खर्च पर अधिकांश लोगों को वैक्सीन देगी, जिससे बजट पर बोझ पड़ सकता है। इसे कम करने के लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है। तो क्या है सरकार की योजना, देखिए ये रिपोर्ट। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। अनुमानों के मुताबिक देश में वैक्सीनेशन अभियान पर 60,000 से 65,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है, जिसमें वैक्सीन की कीमत से लेकर उसके रखरखाव, आवागमन तक का खर्च शामिल है। और इतने खर्च के लिए सरकार को बजट की व्यवस्था भी करनी होगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट भी पेश करेंगी। ऐसे में संकेत यही मिल रहे हैं कि वित्त मंत्री वैक्सीनेशन के खर्च की व्यवस्था करने के लिए सेस के रूप में अतिरिक्त टैक्स लगा सकती हैं। लेकिन ये टैक्स किससे वसूला जाएगा, इसे लेकर मंथन चल रहा है। सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। शुरुआती चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि अमीरों और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस पर सेस लगाया जाए। एक प्रस्ताव पेट्रोलियम या डीजल पर एक्साइज या कस्टम ड्यूटीज पर सेस लगाने का भी है। लेकिन इस समय डीजल और पेट्रोल की कीमत पहले से ही उच्च स्तर पर बनी हुई है, जिससे डीजल और पेट्रोल पर सेस लगाने पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। दूसरी ओर इंडस्ट्री की मांग है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी पहले ही दबाव में है। विशेषज्ञों ने भी नया टैक्स लगाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि अभी इसके लिए सही समय नहीं है। सरकार की ओर से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वो ज्यादा कमाई करने वालों पर सेस लगा सकती है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।